नमस्कार, तवायर में आपका स्वागत है। तवायर देखने वाले सभी दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारे गणतंत्र को 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारे बदलाव आए। कैसा रहा है भारत के गणतंत्र का ये सफ़र? आज हम बात भारत की में इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं मीनाक्षी, मेरे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात इतिहासकार और जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी और तवायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज। आप दोनों का स्वागत है। मैम, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, 75 साल पूरे हो रहे हैं भारत के गणतंत्र को। आप इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं? बतौर इतिहासकार आपने हर दौर देखा, वो दौर जब इमरजेंसी का दौर था, बहुत सारी चुनौतियां हमारे संविधान के सामने आई हैं। इस पूरे सफ़र को आप कैसे देखेंगे? मुझे लगता है कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसने हमारे साथ बहुत अच्छा निभाया है। बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसने हमारे देश को, हमारे गणतंत्र को एक तरह से ठीक रास्ते पे चलाई रखा है। कई, जैसे मैंने कहा, डगमगाए हैं, सब कुछ है, पर मुझे लगता है कि संविधान का बहुत बड़ा रोल है कि जो अभी तक जो है हम बचे हुए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बहुत सारे धक्के, बहुत सारे अटैक्स के बावजूद, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश को, हमारे गणतंत्र को एक तरह से मजबूती देती हैं। और काफ़ी सोच समझ के ये बनाया गया। ये जो संविधान है, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की देन है। मैं उसे ऐसे समझती हूँ, क्योंकि आज़ादी के बहुत साल पहले से क्या संविधान बनेगा जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा, उस पर चर्चा शुरू थी। मैं आपको वापस ले जाऊँ 19वीं सदी के आखिरी दशक में, तो उस वक़्त लोकमान्य तिलक ने एक प्रस्ताव जारी किया था पब्लिक में। उसका नाम ही था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, और उसमें उन्होंने कई चीज़ें कही थी, जिसमें कि एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सबको वोट करने की राइट मिलना चाहिए। तब उन्होंने कहा था, जबकि दुनिया में भी बहुत सारे देशों में अभी तक महिलाओं को तो नहीं मिला था वोटिंग राइट। वॉर के बाद मिला बहुत जगह, कई जगह तो 1950s के बाद भी मिला, और अमेरिका में भी सिविल राइट्स का इशू 60s तक चलता रहा, रेस के इशू पे। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच थी। और ऐसे ही कई सारे चीज़ें आज़ादी के पहले, मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट आई 1928 में, जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक फ्रेमवर्क थी। फिर कराची रेजोल्यूशन कांग्रेस का आया 1931 में, जिसमें कि फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, छोटे फॉर्म में, सचिंट फॉर्म में, सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू सिविल लिबर्टीज़ है, राइट टू फॉर्म यूनियंस है, वर्कर्स प्रोटेक्शन, विमेंस राइट्स, बहुत कुछ उसी में था। और फिर 1937 के आसपास जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में एक पूरा कैंपेन शुरू हुआ कि हमारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। क्योंकि पहले ये था कि अंग्रेज़ जो थे, हर 10 साल के बाद एक कमेटी भेजते थे देखने के लिए कि तैयार हैं कि नहीं अगले डोज के लिए, इतनी हम लोग काबिल हो गए कि नहीं। तो तब हमने कहना शुरू किया, कांग्रेस ने, कि हम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और हम अपना संविधान बनाएंगे। तो एक बहुत बड़ा मोड़ ये था कि जब ये हमने कहा ये हमारा दायित्व है, और अल्टीमेटली वही हुआ। जो एक ये अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बना के नहीं दिया, उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट अपने पार्लियामेंट में पास किया कि आज़ाद हो गए आप, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो हमने अपने लिए खुद बनाया। इससे जुड़ा एक दूसरा सवाल मैं आशुतोष जी आपसे पूछना चाहूँगी कि स्वतंत्रता जब मिल गई थी, तो क्या हमें, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को क्यों लगता था, या उस लीडरशिप को क्यों लगता था कि एक रिपब्लिक बनाने की ज़रूरत है, एक संविधान लाने की ज़रूरत है, उसे लागू करने की ज़रूरत है? आज़ादी के बावजूद इस डॉक्यूमेंट की, इस संविधान की ज़रूरत क्यों ऐसा लगता है कि थी? देखिए, स्वतंत्रता अपने आप में उद्देश्य नहीं थी, अपने आप में पर्याप्त नहीं थी, कहते हैं एंड नहीं थी।
वह एक माध्यम थी, एक साधन थी, किस लिए? एक बेहतर राष्ट्र का, बेहतर देश का निर्माण किया जा सके। तो वह कैसे किया जाएगा? वह संवैधानिक ढांचे के तहत किया जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ 2 दिवस हैं। एक है स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हम स्वतंत्र होते हैं, और फिर हम लोग खुद तय करते हैं कि हम अपने आप को, अपना शासन किस तरह से निभाएंगे, वह है हमारा गणतंत्र दिवस। तो हमें इन दोनों दिवसों का, दोनों घटनाओं का फ़र्क समझना चाहिए। एक दिन हम अंग्रेज़ सत्ता को हटाकर मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद हमारे नेता एकदम बहुत ही भीषण डेलिब्रेशंस में डूब जाते हैं कि हमें आखिर अब अपने देश को चलाना किस तरह से है। तब हम जाकर 26 जनवरी को हम अपने आप को गणतंत्र घोषित करते हैं कि हम राजतंत्र नहीं बनेंगे, हम कुलीन तंत्र नहीं बनेंगे, हम ओलिगार्की नहीं बनेंगे, हम रिपब्लिक बनेंगे। और कैसा रिपब्लिक? जहां प्रत्येक नागरिक के पास तमाम तरह के अधिकार होंगे, जो जहां संघीय ढांचा होगा, जहां जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, जुडिशरी संविधान के अभिभावक की तरह काम करेगी, जहां इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारा सिस्टम, एक ढांचा तय किया जाता है जिसके तहत स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्र देश की नियति तय होगी। तो ये फ़र्क दोनों का समझना बहुत ज़रूरी है जी। जब आप ये कहते हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, संवैधानिक पद हैं, ये सभी संविधान के हिसाब से चलेंगे, और जब हम आज 75 साल बाद देखते हैं, ख़ास तौर पे हम पिछले 1 दशक का कामकाज देखते हैं देश में जिस तरह से हो रहा है, क्या आप पाते हैं कि जिस तरीके के नियम, कायदे, कानून हमारे जो फोरफादर्स थे उन्होंने लाए थे ये सोचकर, उनका पालन अब आप देख पाते हैं? देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में संविधान की आत्मा को, उस पर कितने भीषण प्रहार किए गए हैं। मैं एक आध उदाहरण दूंगा, बहुत सारे दिए जा सकते हैं, फिर मैं मृदुला जी पर आता हूँ, वो बेहतर बताएंगी। हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे मिस्टर गोगोई। चीफ जस्टिस, आप जानती हैं, भारत के संवैधानिक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कितनी ऊंची जगह बैठे हुए हैं। जब चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का एमपी जैसा पद स्वीकार कर लेते हैं, जो कि कितना नीचे है वो हायरार्की में, उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, तो सोचिए संविधान का होगा क्या आखिर। जब हमारे गवर्नर अनाधिकृत रूप से, अनावश्यक रूप से राज्य सरकारों में हस्तक्षेप करते हैं, जब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन एकदम जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जिस उस सरकार का लगभग मुखपत्र बनता नजर आता है, तो ये निरंतर संविधान पर हमला हो रहा है, ये गणतंत्र पर हमला हो रहा है। हम स्वतंत्र हैं आज की तारीख में, लेकिन जो गणतंत्र की भावना है वो निरंतर कमज़ोर होती जा रही है पिछले 10 वर्षों में। जी, यही सवाल मैम मेरा आपसे है कि क्या आप देख पाती हैं, आपकी नज़रिए से जब आप देखती हैं, आपने इससे पहले का समय भी देखा है, जैसे आजकल जब भी बात होती है तो लोग पिछले 70 सालों का हिसाब मांगने लग जाते हैं। जब संविधान पर इस तरह के हमले की बात होती है, जब हम देखते हैं लगातार संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जो हैं, जो उनके लिए गरिमा तय की गई है, जो उस पद की गरिमा है, जो उस ऑफिस की गरिमा है, उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं, भले ही वो चुनाव आयोग हो, जुडिशरी हो, या अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऐसा क्या पहले भी इसका कोई हमें उदाहरण मिलता है इस दशक से पहले? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कमज़ोरियाँ तो हमेशा रहती है। कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी या परफेक्ट रिपब्लिक हम कहें कि शुरू से ही हम थे, ऐसे नहीं है। हर दौर में कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ रहेंगी, और इमरजेंसी का जो आपातकाल वाला जो है इंदिरा गांधी के टाइम का, वो तो ऑब्वियस है कि वो ऐसा एक पीरियड है जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसको धक्का लगा। पर एक चीज़ ज़रूर हमें याद रखनी पड़ेगी कि एक फ़र्क था कि वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, और अब जब हम फेस कर रहे हैं वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी ने कानून के तहत जो थे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, अखबारों के ऊपर, बहुत अत्याचार हुए, बहुत लोगों को जेल में डाल दिया, 2-2 साल, 1.5 साल के लिए लोग जेल में चले गए, बहुत कुछ हुआ। और जो लोगों के अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको कुचला गया। जुडिशरी में भी काफ़ी इंटरफियरेंस हुआ, वो सब हुआ। परंतु एक जैसे सेविंग ग्रेस ये था कि वो कानून के तहत हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन के ही प्रोविजंस के अंडर वो हुआ। तो एक कम से कम फॉर्मल तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जर्व किया गया, हालांकि उसकी स्पिरिट को जो है वायलेट किया गया। अब हम जो देख रहे हैं पिछले 10-11 साल से, वो फॉर्मली तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, हमने डिक्लेयर नहीं किया
कि हाँ हम ये राइट्स जो है इनको सस्पेंड कर रहे हैं या हम इंटरफियर कर रहे हैं, पर अगर हम देखें कि हो क्या रहा है तो उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे और वो ये भी याद रखें कि इमरजेंसी का पीरियड भी काफ़ी छोटा था, 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, तो इंदिरा गांधी ने फिर इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, तो एक बहुत छोटा समय था। अब आप देखें तो 10-11 साल से हम लोग ये एक प्रोसेस चल रहा है और इस पे बहुत सारी चीज़ों पे अटैक है। एक जैसे जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिले हुए हैं, जैसे रिजर्वेशन है और भी तरह के प्रोविजंस है एफर्मेटिव एक्शन के जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उस पे कहीं ना कहीं एक नज़र है कि ये डाइल्यूट किए जाए। और देखो पिछले चुनाव में मुझे लगता है कि जो संविधान एक मुद्दा बना, आप सबको याद है राहुल गांधी मीटिंग्स में जाके वो अपना निकालते थे पॉकेट से और संविधान दिखाते थे, और लोगों में जो रिस्पांस मिला उसको वो क्यों मिला, इसलिए मिला कि रूलिंग पार्टी के जो कुछ बड़े बड़े नेता थे उन्होंने पब्लिकली कहना शुरू कर दिया था कि अब की बार 400 पार, और क्यों वो सबको समझ आता कि हमको संविधान में संशोधन करना है। भाजपा नेताओं के बयान है कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, हमें संविधान में बदलाव करना है। और जनता समझ गई कि ये होने जा सकता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे जो लोगों ने अपना रुख बदला और इनके जो सीट्स है वो गिरे, 240 पे आ गए। कहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 400 पे पहुँचेंगे, अपनी मेजॉरिटी भी नहीं आई। उस पर बहुत बड़ा ये, क्योंकि लोगों के मन में देखिए संविधान के लिए एक इज्जत है, और ये सेंस जो है ये एक कैसे मैं उसको समझाऊँ, एक इंस्टिंक्टिव लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि संविधान हमारा बचाव करता है और इसको हमें पकड़ के रखना है, इसको हमें बदलने नहीं देना है। ये कहीं पे जो एक कॉन्शियसनेस है, एक बोध है आम जनता के अंदर, पिछड़ी हुई जनता के अंदर, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के स्ट्रेंथ पे रेस्ट करता है। नहीं तो आप किसी भी तरह से यहाँ से वहाँ से उसको आप कमज़ोर करते जाएंगे। तो वो रिएक्शन हुआ ना, और उसके बाद जो बीजेपी है रूलिंग पार्टी, वो अब तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि नहीं हम बिल्कुल जो है, अब तो वो संविधान के ऊपर बहुत बड़े बड़े वो रैलियाँ और लेक्चर कर रहे हैं कि हम तो संविधान में विश्वास कर, कोई नहीं हिला सकता इस संविधान को, कोई नहीं छेड़ सकता, कोई नहीं कुछ कर सकता। उसी पार्टी के लोग थे जो संविधान बदलने के उस पे थे। अब आप एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं कि वाजपेयी जी के टाइम में भी ये हुआ था, कम थोड़े पैमाने पे हुआ था। उन्होंने भी एक कमेटी बनाई थी, क्योंकि देखिए संविधान बदलने का उद्देश्य बीजेपी का और इन्फोर्सेस का, बीजेपी तो तब नहीं थी पर इनके जो पूर्वज थे जनसंघ और आरएसएस तो कंटिन्यू ही कर रही है, ये इन्होंने कभी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। पहले ओपनली रिजेक्ट करते थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियां भी जलाई जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली पास हुआ। वो तो वो रिकॉर्ड्स में सब है, आप उससे भाग नहीं सकते हो। पर अब जब कहना भी शुरू कर दिया है कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, ये है नहीं, अंदर से जो है उनको नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें निकल के आ जाती है। ये तो भारतीय नहीं है, इसमें तो कुछ भारतीयता नहीं है, ये बाहर से लाके हम पे थोपा गया है। तो कहीं ना कहीं पे जो असली वो है फीलिंग्स है और जो असली आइडियोलॉजी है वो छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं वो निकल आती है, और लोगों को समझ आ गई है कि ये जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ नहीं है। यहाँ आपने वंचित तबकों की बात की। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल। क्या आपने देखा जब हम इस यात्रा की बात करते हैं तो क्या ये वी द पीपल जो है इसकी परिभाषा संकुचित होती जा रही है? इस वी द पीपल में एक समुदाय नहीं है, कुछ जातियाँ नहीं हैं, कुछ और लोग नहीं हैं? मैं संकुचन का आपको एक उदाहरण देता हूँ। 50 और 60 के दशक में हमारे यहाँ बहस चला करती थी कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, जिसके पास अतिरेक है, अधिक नहीं है, अतिरेक है, एक्सेस है, मतलब ऑब्सीनली एक्सेसिव है, वहाँ से लेकर हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। और इस विमर्श को एक नैतिक समर्थन प्राप्त था, राजनीतिक समर्थन प्राप्त था, कोई इस विमर्श को कलुषित नहीं कहता था।
आप देखें कि वो विमर्श कहाँ आया, यूपीए के दौरान ये अच्छी बात हुई कम से कम कि हमने कई सारे अधिकार दिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड एजुकेशन वगैरह वगैरह। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 60 के दशक में स्थिति ये थी कि नागरिक के पास अधिकार है कि उसे बराबर हिस्सेदारी हो ज़मीन में, आर्थिक संसाधनों में। आज क्या स्थिति आ गई है, नागरिक लाभार्थी में तब्दील हो गया है। नागरिक के पास अब अधिकार नहीं है कि उसको आप गौर करें, सुप्रीम कोर्ट ने 70 या 80 में ही कह दिया था कि जो राइट टू लाइफ है 21 में, वो सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, उसमें राइट टू लाइवलीहुड भी है, उसमें राइट टू हाउसिंग भी है, उसमें तमाम तरह के अधिकार जुड़े हुए हैं। अब आकर स्थिति ये है कि हमें अपने मूल अधिकारों से हम वो छीन लिए गए हैं और आज नागरिक लाभार्थी में तब्दील हो गया है। मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप एक गूगल करिएगा, एक टर्म आता है प्रधानमंत्री ने दी सौगात। प्रधानमंत्री आजकल सौगात दे रहे हैं। आप गूगल करेंगे पीएम ने दी सौगात तो मेरे ख्याल से करीब 2 करोड़ शायद वहाँ सर्च आ जाएगा एक क्लिक पर। और वो क्या सौगात होती है? बिहार में किसी नदी पे अगर पुल नहीं है जिसको बच्चे तैर कर या चलकर स्कूल जाने के लिए पार करते हैं, तो उस पुल बनवाने के लिए जिस राशि का जिसकी घोषणा की जाती है वो भी सौगात है। मनुष्य के पास अधिकार नहीं है अब, मतलब निहायती बुनियादी शिक्षाओं, बुनियादी जो सुविधाओं से वंचित जो जगह हैं, वहाँ अगर सरकार कुछ करवाती है तो उसको वो सौगात कहती है। अधिकार की प्रस्तावना खत्म हो गई है। इसीलिए संविधान का जो मूल ढांचा था कि भाई हम मनुष्य के पास अधिकार देंगे हम इतने सारे, वह नहीं रहा है अब। जब हम बात करते हैं संविधान के मूल ढांचे की, हम देखते हैं कि मूल ढांचा और प्रस्तावना दोनों पे भी लगातार कहा जाता है कि इसे बदलना चाहिए, प्रस्तावना से हमें सेक्युलर शब्द हटाना है, सोशलिज्म शब्द हटाना है। क्या आपको लगता है कि अगर ये 2 शब्द हटा दिए जाएंगे तो जो संविधान की मूल भावना है वो वही रह पाएगी जो अभी है? देखिए, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये इमरजेंसी के टाइम पे जो रिफॉर्म हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, तब डाला गया। तो देखिए, बात तो सिर्फ टर्म्स की नहीं होती है कि पहले ये 2 शब्द ऐसे नहीं थे डाले हुए, परंतु जो संविधान था उसका पूरा स्पिरिट जो था उसमें सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म दोनों ही थे। आप वर्ड कुछ भी यूज़ कर लीजिए, आप कम्युनल हार्मनी कह लीजिए, आप सर्वधर्म संभाव कह लीजिए, आप एगैलिटेरियन कह लीजिए, बात सिर्फ टर्मिनोलॉजी की नहीं होती। टर्मिनोलॉजी रख के भी आप उसको वो वायलेट कर सकते हैं, टर्मिनोलॉजी नहीं रहने से भी आपका जो है, क्योंकि पूरी जो मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट थी वो वही थी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में तो माइनॉरिटी राइट्स उसका एक अटूट हिस्सा बने ना, तो सेकुलरिज्म तो वहीं पे आ गया। जब आपने माइनॉरिटी राइट्स की बात करी, जब आपने ये कहा कि माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी वो रन कर सकते हैं, तो आपने वहाँ पे एक प्रैक्टिकल सेंस पे आपने एक सेकुलरिज्म का उदाहरण जो था बना दिया। तो मुझे लगता है कि परंतु जब लोग टर्म जो है उसको हटाना चाहते हैं तो फिर नेचुरली हम सस्पिशियस है कि ये सिर्फ टर्म की बात नहीं है, ये उसका जो स्पिरिट है, ये टर्म्स को हटा के उसके स्पिरिट को बदलना चाहते हैं, उसके कंटेंट को बदलना चाहते हैं, सिर्फ वर्ड्स के हटाने और उसकी बात नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं, उनके बगैर भी स्पिरिट था और अब क्यों हटाना चाहते हैं? अगर हटाना चाहते हैं तो कोई कारण होगा ना जो हटाना चाहते हैं। जी, आप ही ने जिक्र किया आरएसएस के संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने 2017 में बयान दिया था कि विदेशी सोच से ये संविधान बना है। संघ के छोटे बड़े सभी नेता, और अब जब संघ के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो पार्टी में आ गए हैं, तब भी उनकी मूल भावना वही रही है। जब हम देखते हैं कि जो हमारी सरकार को चलाने वाले लोग हैं वो ही इस भावना को रखते हैं कि ये संविधान इनफ नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि जो 75 साल का गणतंत्र है ये आगे कितने और दिन सरवाइव कर पाएगा? देखिए, सरवाइव करेगा किसी के जैसे ये कोई उनकी देन नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है वो जो डिसाइड करेगी उसके बेसिस पे सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। वो एक एस्पेक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो तो अब हम बात ही कर रहे हैं कि उनका जो रवैया है शुरू से ही, उन्होंने कभी भी संविधान को ठीक नहीं, उचित नहीं माना है, और ये सोच जो है कि ये भारतीय नहीं है, तभी भी उन्होंने कहा था कि इसमें मनुस्मृति तो है ही नहीं,
मनुस्मृति का स्पिरिट जो है होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं इसमें, शुरू से उन्होंने कह दिया था उस पे बेस होना चाहिए। तो परंतु मुझे लगता है कि संविधान बचेगा नहीं बचेगा वो लोगों की ताकत पे डिपेंड करता है। पर जिस तरह से नागरिकों के अधिकार कर्टेल किए जा रहे हैं, क्या उसमें हमें संभावना दिखती है आगे कि नागरिकों के हाथ में इतनी शक्ति होगी? नागरिकों के हाथ में शक्ति किसी के देने से नहीं होती, ये कोई सौगात नहीं है जो कोई देगा, ये खुद से बनानी पड़ती है। इसमें ऑपोजिशन पार्टीज का भी रोल है, इसमें एनजीओज का भी रोल है, इसमें प्रेस का बहुत बड़ा रोल है। तो वो शक्ति जो है वो समाज में है नहीं है। हमारा जो इतना इतिहास है इतने हजार सालों का, जो मैं तो ये भी कहती हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सच में हमारे इतने सालों का इतिहास का जो एक डिस्टिलेशन है वो है, इसमें उसकी स्पिरिट इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो संविधान के प्रिंसिपल्स को अगर हम हटाते हैं तो हम अपना पूरा इतिहास उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो क्या वो इतिहास ने हमारे जनता के अंदर वो स्पिरिट अभी है या नहीं है कि ख़त्म हो गई है? सिर्फ एक सरकारों के या एक पार्टी के कहने से 10 साल 15 साल क्या पूरे इतिहास को रुख बदल जाता है? कुछ देर के लिए डावाडोल लोग हो जाते हैं, मेरा ये विश्वास है एक इतिहासकार के नाते। कुछ देर तक सभी लोग डावाडोल हो जाते हैं। जर्मनी में भी तो फासिज्म आई थी ना, हिटलर आया था, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जर्मन जो है उन्होंने पूरे अपने इतना सिविलाइजेशन जो का उनका जो ट्रेडिशन था उसको वो भूल गए। उन्होंने उसके बाद किस तरह से कोशिश की उसको मेंटेन करने की और उसको रिवर्स करने की। तो ये देखें, ये फ्यूचर में है, देखेंगे। पर इतना को मैं नहीं इतनी हताश हूँ कि सरकारों के करने से जो है इतिहास का रुख जो है वो बदल जाता है। इसी कड़ी में अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नागरिकों को ये बात हम कह रहे हैं कि नागरिकों के हाथ में शक्ति है, पर क्या नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में, अपने मौलिक कर्तव्य जो संविधान में लिखे हैं, इन सब के बारे में आप देखते हैं कि अवेयरनेस है? हम देखते हैं कि बहुत सारे जुडिशरी में ऐसे लोग हैं, लोअर जुडिशरी में खासकर, वहाँ संविधान का अगर आप कोई अनुच्छेद या किसी बात करते हैं तो वहाँ लोग आपको सरप्राइजिंगली देख लेते हैं कि अरे ये क्या कह दिया। बहुत सारी जगहों पे ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहाँ पर बहुत बड़े पदों पर बैठे लोग भी संविधान को लेकर बहुत जागरूक नहीं हैं। ऐसे में एक आम नागरिक और ख़ासतौर पे लेमैन जो हाशिए पे लोग हैं, हाशिए पे कम्युनिटीज़ हैं, वो हम संवैधानिक निरक्षरता की बात लगातार देख रहे हैं। कैसे हम नागरिकों को और जागरूक कर सकते हैं? क्या आपको लगता है नागरिकों में जो संविधान की स्पिरिट जिसकी बात मैम कर रही हैं, इसका बोध अपने से जगेगा? देखिए, इसका बोध कुछ तो अपने से जगता है, लेकिन कुछ जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, प्रेस है, सोशल साइंटिस्ट हैं, जो साहित्य है उस दौर का, वो भी जगाता है। नागरिक खुद भी प्रयत्न करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम शक्तियां हैं, मीडिया, लिटरेचर, सिनेमा, ये भी मिलकर एक रोल अदा करती हैं कि नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में बताया जाए, नागरिक को बताया जाए कि आखिर उनका संविधान है क्या। मैं आपको एक उदाहरण यहाँ देता हूँ। पिछले 10 वर्षों में मसलन यह भ्रांति फैलाई गई है कि संविधान धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है, वगैरह वगैरह। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। न तो हमारा संविधान अधर्मी है, न विधर्मी है, न विरोधी है। वो सभी को धर्म की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार देता है। और अगर आप हमारे पिछले शुरुआती 10-15 वर्ष हैं संविधान की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना के बाद, आप देखेंगी वो कितने वाइब्रेंट हैं और कितने सहज भाव से धार्मिक वर्ष हैं। मैं ये एग्जाम्पल देना चाह रहा था आपको, अभी आपने पूछा तो मुझे याद आया। 1958 में महादेवी वर्मा जो प्रख्यात हिंदी कवि थी, वे अश्वघोष की बुद्ध चरित और ऋग्वेद उसका अनुवाद करना चाहती थीं। उन्होंने इसका प्रपोजल शिक्षा मंत्रालय को भेजा। शिक्षा मंत्री कौन थे उस समय? मौलाना आज़ाद। उन्होंने यह खत लिखा अपने सहकर्मियों को, जिसमें नेहरू और राधाकृष्णन, नेहरू प्रधानमंत्री हैं, राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि भाई मेरी दृष्टि से स्टेट पैट्रनेज, राज्य का संरक्षण धार्मिक ग्रंथों के लिए यह नहीं होना चाहिए। मौलाना आज़ाद ये शिक्षा मंत्री कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट तुरंत हस्तक्षेप करते हैं कि अश्वघोष कैसे आप धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं? अश्वघोष ने तो लाइट ऑफ एशिया और मैथ्यू आर्नल्ड को जो फेमस एडविन आर्नल्ड को जो फेमस किताब है उसको जन्म दिया है, वो प्रेरणा वहाँ से मिली है। आप कैसे कह सकते हैं कि धार्मिक ग्रंथ है केवल वो? हमारे प्रधानमंत्री, जिसको कि आज की सत्ता दिन भर नकारती रहती है, कोसती रहती है, वे एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं
कहते हैं ऋग्वेद और बुद्ध चरित तो हमारी मूल सभ्यता के, प्राचीन भारतीय सभ्यता के संकेतक हैं, वे मूल ग्रंथ हैं, उन्हें आप धार्मिक ग्रंथों की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। तो आप देखिए ये डिस्कोर्स चल रहा है वाइब्रेंट 1958 में, और जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि संविधान और हमारे फाउंडिंग फादर्स वे हिंदू विरोधी थे। कहाँ से हिंदू विरोधी थे? यानी संविधान सभी धर्मों को मानने के लिए कहता है, पर उसका प्रचार इस तरह से किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल है मैम, मैं आपसे करना चाहूँगी। हम जैसा कि आशुतोष जी ने शुरुआत में कहा कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो अभिभावक है संविधान की, पर हम पिछले कुछ समय में देखते हैं जुडिशरी के बैठे हुए लोग, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव हों, कर्नाटक हाई कोर्ट के कुछ जजेस हों जो कि ब्राह्मण सभा में जाकर वहाँ पर इस तरीके की पर्टिकुलर बात करते हैं कि वो बहुत प्राउड हैं, या बाकी वो जजेस हों या वो अदालतें हों जो लगातार मस्जिदों की जगह पर सर्वे की अनुमति दे रही हैं, ये सभी संविधान को बचाने के लिए उसके अभिभावक के तौर पे बैठे हैं। पर अगर न्यायपालिका ही इस रोल में आ जाएगी, इस तरीके की जो कवायदें हो रही हैं उनको वो बता के आदेश दे के करवा रही है, तो हम कहाँ देखेंगे कि क्या बचेगा? और ख़ास तौर पे वो उस समुदाय का या उन पर्टिकुलर जातियों को जिनके बारे में या जिन लोगों के बारे में कह रहे हैं, वो कितना भरोसा कर पाएंगे संविधान पर? नहीं, आप जो भी आपने एग्जांपल्स दिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है एग्जांपल्स हैं, और ये बहुत नेगेटिव ट्रेंड है कि इस तरह से खुलेआम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले जैसे जज ने जिस तरह के वो किए, पर साथ में आप ये भी देखिए कि उनको बुलाया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट हुए उनके खिलाफ, लॉयर्स के एसोसिएशंस ने कंप्लेंट किए हैं, उनका कहा है बल्कि कि इम्पीचमेंट होना चाहिए उनका, और फिर उनको जो कोलिजियम है उन्होंने बुला के डांटा पब्लिकली, उनको पता है सबको कि ये उठा। तो दोनों ही चीज़ें हैं जो आप कमज़ोरियाँ बता रही हैं ना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और देखो हुआ क्या है कि काफ़ी दिन से बहुत सिस्टमैटिकली जो है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स को पॉलिटिसाइज किया गया है, और जो अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लोग हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके जुडिशरी में घुसाया गया। पर साइमल्टेनियसली आप ये भी देख लीजिए, अभी जैसे संबल वाला जो इशू आपने बताया, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, उसके पहले भी मथुरा और ज्ञानवापी का भी। तो फिर आप देखिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे दिया है ना, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सर्वे जो है अब ऑर्डर नहीं हो सकता, और वो जो एक्ट है वो उसके ऊपर अब ऑपोजिशन आया ना समाज में से, कितने पिटिशन्स आ गए हैं। एक नहीं, हम लोग भी कुछ एक पिटिशन उस पर डाला हम इंटेलेक्चुअल्स ने भी, कि ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, कि ये सिर्फ ये नहीं कि उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये था कि ये जब बाबरी मस्जिद वाला इशू बहुत बढ़ गया था तो उसको एग्जेम्प्ट करके एक पूरे देश ने इस पे ये फैसला किया कि और हमको ऐसे नहीं होने देने हैं डिस्प्यूट्स। तो ये उस चीज़ का एग्जाम्पल है, एक नेशनल रिजॉल्व का। दूसरी चीज़, जो अयोध्या वाला जजमेंट है, जो फाइनली जो जजमेंट हुआ जिसमें कि ज़मीन जो टाइटल जो दे दी गई हिंदू साइड को, उसमें परंतु जो है जजेस ने सारों ने यूनानिमसली ये कहा है साथ में कि ये एक्ट जो है ये बरकरार है, ये रहना। 5 पेज है उस जजमेंट पे इस एक्ट के ऊपर। तो वही जुडिशरी उसको वो भी कर रही है। कुछ जुडिशरी भी यूनिफॉर्म नहीं है ना। देखो हर जगह आप देखेंगे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, ज़ोरों से समाज में एक पोलराइजेशन भी है, एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। अब वो तो डिपेंड करेगा किस में ज़्यादा दम है और किस में ज़्यादा लड़ने की और अपना व्यू पॉइंट आगे ले जाने की कैपेसिटी है कि कौन सी साइड। तो ज़ोरों का द्वंद्व तो चल रहा है इस वक्त, वो हम देख रहे हैं। पर उससे हम इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि वो ही हावी हो गए हैं या हो जाएंगे, इनेविटेबल है, क्या कर सकते हैं, वो मैं नहीं मानती। हम उम्मीद करेंगे कि जो पोलराइजेशन चल रहा है या जिस भी तरीके का भेदभाव बंटवारा हो रहा है, अंत जब हो तो संविधान के अनुरूप हो और नागरिक जो हैं अपने गणतंत्र के बारे में और ज़्यादा जागरूक हों। आप दोनों हमारे शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।